This is the second topic of physical changes and chemical changes. Physical changes and chemical changes. So हम लोगों ने देखा कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं नॉर्मली ये कोई नया सबस्टांस खास तौर से नहीं बनाता है और ये जस्ट जो है नॉर्मली जो है ये टेम्पोररी चेंज है। मतलब जैसे कि आइस से वाटर बन जाता है, वाटर से फिर आइस बन जाती है। तो ये अगर देखते कि इस तरह के चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इवन कुछ एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी देखते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि जब वाटर को हॉट की जाती है, गर्म की जाती है, तो पानी गर्म हो जाने के बाद फिर अगर हम उसको कंडेंसेशन करते हैं, ठंडा कर देते हैं स्टीम को, फिर से वो पानी हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंजेस। यानी कोई नया चीज का ऐसे इसमें कोई नया चीज नहीं बना। पानी को गर्म किए, पानी भाप हुई, पानी भाप को फिर ठंडा किए, फिर से वो पानी हो गई। नंबर 2, इन केस ऑफ चाक स्टिक एंड चाक डस्ट। आप देखते होंगे कि क्लासरूम में टीचर लोग चाक पीस से लिखते हैं और उसके कुछ डस्ट उड़ करके बाहर गिरते हैं। तो कोई नया एक्चुअली पदार्थ का जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ भी नहीं होता है। चौक जस्ट चौक पाउडर के ही रूप में रह जाती है। एक्चुअली वो कुछ और नहीं बल्कि जस्ट एक टाइप ऑफ चौक ही है। फिर से हम उसको चाहिए तो अच्छी तरह से टाइट से जोड़ करके फिर से हम उसको चाक बना सकते हैं। सो काफ़ी आसानी रहती है। ये भी हमारा फिजिकल चेंजेस ही कहलाएगी। एक एग्जांपल देखिए, इन केस ऑफ मेकिंग ए सॉल्यूशन। किसी तरह का अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये जनरली कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये जो सॉल्यूशन होती है जैसे कि इवन आप डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट ऑफ वाटर टू मेक साल्ट सॉल्यूशन इज ए फिजिकल चेंजेस। Dissolving the sugar into water is a physical changes because there are not a new substances is formed. Actually this is the just a solution between the two particles. ग्लास टम्बलर, ब्रेकिंग ए ग्लास टम्बलर। कोई ग्लास टम्बलर है, शीशे का ग्लास है और ये अगर टूट जाती है ग्लास टम्बलर, तो आप सोचते हैं कि ग्लास टूट गया। भाई आप ग्लास का यूज है नहीं है, उससे मतलब नहीं है। ग्लास टम्बलर टूटा तो शीशा बना, तो वही शीशा से तो ग्लास टम्बलर बना था जनरली। तो कोई यहाँ नया सबस्टांस फॉर्म नहीं होता है। ये भी एक तरह से फिजिकल चेंजेस ही कहेंगे। हीटिंग ए हैक्सॉ ब्लेड। आप देखते होंगे कि जो हैक्सॉ ब्लेड होती है, आरी ब्लेड भी जिसको आप लोग कहते हैं, इसको गर्म करते हैं धार करने के लिए। तो कुछ भी नहीं होता है बेसिकली। हीटिंग करने के बाद में क्या होती है, हैक्सॉ ब्लेड गर्म हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद जब ठंडा हो जाती है जनरली, तो पुनः पुराने फॉर्म में ही रह जाती है। So heating of a hacksaw blade is a physical change. So these all types of kinds of changes is normally is called physical changes. Now केमिकल चेंजेस अब किसको कहते हैं? क्या ये केमिकल चेंजेस में भारी, इसमें हम कुछ एडवांस एग्जाम्पल भी रखेंगे कल के वीडियो में, जो थोड़ा सा एडवांस होगा। हम इसमें से देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस वगैरह बनते हैं। क्या होता है जब दो तरह के एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो किस किस तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग कल के भी वीडियो में समझेंगे। बट एक सिंपल सा अगर कहें, कल के पहले ही दिन मैंने दोनों को डिराइव किया था। तो केमिकल चेंजेस मीन्स इट इज ए न्यू सबस्टांसेस फॉर्म। कोई नया पदार्थ बनता है, न्यू सबस्टांसेस इज फॉर्म
and it is a permanently changes. बेसिकली अगर हम कहें तो कोई चीज, जैसे कि अगर हम बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज को अगर आप जलाते हैं तो आप देखते हैं कि पेपर बर्न हो जाने के बाद ऐश बन जाती, राख बन जाती, और उस राख को फिर से हम पेपर में यूज नहीं कर सकते हैं, आपको कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो इट इज ए केमिकल चेंजेस। इवन हम लोगों के ज़्यादातर क्लास में जो इवन 10th तक एनसीईआरटी में भी चली जाती है ये एग्जाम्पल, बर्निंग कहीं भी नजर आ जाए, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीवन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीवन, मैग्नीशियम रीवन को अगर आप जलाएंगे तो वो उसके पाउडर बन जाएंगे, राख बन जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। अब फिर आप उसको पानी में घोल देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए Mg+O2, ये मैग्नीशियम सॉलिड है, ये गैस से इसको हीट किए, हमने बर्न किए, जलाए, तो हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर अब हम पानी डाल करके इसका घोल बना लें तो ये बन जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये किसी अपच हुए व्यक्ति को पिलाया जा सकता है, जिससे वो स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत ही आसान है ये चीज को समझना। इंडाइजेशन में इसका यूटिलाइजिंग करते हैं। रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, अगर आप बेकिंग सोडा और विनेगर को रिएक्शन कराएंगे, बेकिंग सोडा प्लस अगर विनेगर को रिएक्शन कराएंगे तो आप यहाँ पर भी नया पदार्थ बनते हुए पाएंगे। यानी बेकिंग सोडा एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। बेकिंग सोडा को केमिकल नेम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये जो है बेकिंग पाउडर को बनाने के भी काम में आते, मतलब बेकिंग पाउडर है और इसको हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हो, विनेगर एसिटिक एसिड से। तभी एक्चुअली आपको फार्मूला वगैरह जानने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम बता देंगे। तो विनेगर एसिटिक एसिड, विनेगर काफ़ी चाव से आप लोग खाते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाती है वो होती है सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम गौर से देखें, विनेगर का फार्मूला होता है CH3COOH। ये दोनों जब रिएक्शन कर जाती है तो बन जाती है सोडियम एसीटेट NaCH3, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COONA प्लस CO2 बन जाती है प्लस H2O बन जाती है हाइड्रोजन। बाद में आप इसको आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे बैलेंस भी करना पड़ता है इक्वेशन। तो हम क्या देखते हैं कि एक नया चीज, बिल्कुल एक नया चीज को बना दिया। तो ये इस तरह के भी रिएक्शन को हम लोग जनरली केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया तरह का पदार्थ बना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर आप CuSO4 को, कॉपर सल्फेट को अगर आप आयरन से रिएक्ट कराते हैं तो आप देखते हैं कि फेरस सल्फेट बन जाती है और कॉपर वहां से अलग हो जाती है। कॉपर सल्फेट एक ब्लू रंग का घोल आता है, हिंदी में इसका नाम नीलाथ होता है, इंग्लिश में इसका नाम ब्लू विट्रोल है। इसको जब फेरस से रिएक्शन कराते हैं तो फेरस के साथ सल्फेट और कॉपर बिल्कुल डिस्प्लेस हो जाती है, जबकि देखिए कॉपर सल्फेट एक साथ था। फिर आप चाहेंगे भी तो इससे कॉपर सल्फेट रिकवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सल्फेट का संबंध पूरी तरह से फेरस के साथ हो गया। कल हम इसके कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल सबको भी देखेंगे। कल थोड़े से हम बड़े एग्जाम्पल रखेंगे केमिकल रिएक्शन का बेसिक, ताकि आपको समझने में क्लास 7 के लेवल को काफ़ी आसानी हो। थैंक यू। इसी तरह से आप हमारे बनाए हुए छोटे छोटे वीडियो को देखें, काफ़ी कुछ समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।